Hello everyone, this is Dhananjay Singh and I welcome you all to Arts Study में DG. So friends, before we start today's lecture, I would like to inform you that this is the 80th lecture of class 7th history से। जी हाँ, ये 7वीं कक्षा के इतिहास के सीरीज का 80वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज में हम लोग 79 यानी कि 79 लेक्चर कर चुके हैं और ये चैप्टर 10th का लेक्चर नंबर 10 है, यानी कि ये 7वीं कक्षा के इतिहास सीरीज का आखिरी लेक्चर होने वाला है। एंड फॉर डैट we would really like to thank you because of your support that we have able to make this happen। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोग सीजिंग इंडिपेंडेंस को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मराठाज के बारे में देखा था। आज हम लोग जाट्स के बारे में देखेंगे कि ये लोग कौन थे, इन्होंने कैसे इंडिपेंडेंस अपना गेन करा था। तो जैसे अदर स्टेट के बारे में हम लोग पढ़े, जो दो स्टेट्स थे, उसी तरह जाटों ने भी अपना कंसोलिडेट किया था पावर 17th और 18th सेंचुरी के बीच में। इनके लीडर थे एक चुरामन। उन्होंने क्या किया, एक्वायर कर लिया कंट्रोल किसके ऊपर, कुछ टेरिटरीज के ऊपर जो दिल्ली के वेस्ट में सिचुएटेड थे। यानी कि दिल्ली जो कि मुगलों का कैपिटल था, तो उसके वेस्ट में जो एरियाज थे वहाँ पे इनका डोमिनेंस था, वहाँ पे अपना ये लोग इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा लिए थे। और 1680 के आसपास में दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इंपीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा। 1680 के आसपास तक आते आते ये लोग क्या किए, दिल्ली और आगरा के बीच में जो क्षेत्र थे उन पे अपना इन्फ्लुएंस जो है पकड़ बढ़ा लिए थे। फॉर अ वाइल दे बिकम द वर्चुअल कस्टडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। तो कुछ समय के लिए एक तरह से ये लोग जो है सिटी के जो वर्चुअल जो सिटी था उसके वर्चुअल कस्टोडियन बन गए थे। एक तरह से वहाँ के समझिए देख रेख करने वाले बन गए थे। इन्हीं के कस्टडी में वो सिटी था, ये जैसे चाहते थे वैसे वो चलाते थे। The Jats were prosperous agriculturists and towns like Panipat and Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them। तो जो जाट थे वो काफ़ी prosperous एग्रीकल्चरलिस्ट थे, यानी कि किसान तो थे लेकिन एक समृद्धशाली किसान थे। एक होते हैं किसान जो हमेशा परेशानी में, दुख में, कर्ज में डूबे रहते हैं, तो ये उस टाइप के नहीं थे। आज भी जो जाट्स हैं वो prosperous ही हैं, काफ़ी समृद्ध हैं, ऑडी वगैरह में घूमते हैं वे लोग। एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़, तो इनके अंडर में जब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो पानीपत और बल्लभगढ़ जो था वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरा था। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो सूरजमल इनके आगे जो एक लीडर आए, जो मतलब एक तरह से राजा ही समझिए आए, तो उनके अंडर में भरतपुर जो था वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में उभरा। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे सूरजमल के बारे में। जब नादिर शाह ने अटैक किया था 1739 में दिल्ली में, तो मेनी ऑफ द सिटीज नोटेबल्स टूक रिफ्यूजी देयर। तो सिटी से बहुत सारे ऐसे समृद्धशाली टाइप के बड़े बड़े लोग जो भाग करके गए, तो वो भरतपुर में ही जा करके शरण लिए इनके अंडर में। हिज सन जवाहिर शाह, जो इनके पुत्र थे सूरजमल के, जवाहिर शाह, उनके पास लगभग 30,000 की सेना थी और इसके अलावा उन्होंने 20,000 मराठा और 15,000 सिख सेना को भी अपने अंदर मतलब एक तरह से काम पे रख लिया था। किस लिए, तो मुगलों से फाइट करने के लिए। यानी कि लगभग 30, 20, 50 और 15 65,000 ट्रूप्स इनके पास थे। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं इनके बारे में। द पावर ऑफ द जाट रिचीव्ड जेनिथ अंडर सूरजमल हु कंसोलिडेटेड द जाट स्टेट एट भरतपुर इन प्रेजेंट डे राजस्थान ड्यूरिंग 1756 टू 1763। तो जो जाट था उनका सबसे समृद्धशाली पीरियड कौन सा था, जिसमें सूरजमल रूल कर रहे थे, जिन्होंने अपना मतलब एक तरह से स्टेट क्रिएट किया था भरतपुर, जो कि अभी राजस्थान वाले क्षेत्र में है। ये 1756 से 1763 तक उस एरिया को डोमिनेट किए थे। द एरिया अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ सूरजमल ब्रॉडली इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान, साउदर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। तो इनके अंदर में जो एरिया था, तो जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, हरियाणा का साउदर्न वाला जो दक्षिणी भाग है, और दिल्ली, ये सब रीजन पे इनका एक तरह से कंट्रोल हुआ करता था। सूरजमल ने बहुत सारे फोर्ट बनाए और बहुत सारे पैलेसेस को भी बनाए। इसी में एक फेमस था लोहागढ़ फोर्ट, जो कि भरतपुर में बनवाए, और इसको माना जाता है कि उस पीरियड का सबसे मजबूत किला उन्होंने बनवाया था, लोहागढ़ फोर्ट। ये एक पिक्चर है 18th सेंचुरी के पैलेस का एट डिग में, जहाँ पे इसमें एक बंगला डोम का स्ट्रक्चर है, उसको आप नोटिस कीजिएगा। पीछे कहीं ना कहीं या आगे आपको इसके बारे में पढ़ने को मिला होगा। While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style at Dig, the Jats built an elaborate garden palace combining styles seen at Amber and Agra। तो भरतपुर का फोर्ट जो था वो काफ़ी ट्रेडिशनल स्टाइल में बना था, ठीक है। लेकिन जाटों ने इसके अलावा एक बहुत ही भव्य कार जो गार्डन पैलेस होता था, एक ऐसा पैलेस जो गार्डन से अटैच होता था, उस टाइप का भी बनवाया था, जो अम्बेर और आगरा में
देखा जा सकता था। इट्स बिल्डिंग वेयर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म फर्स्ट एसोसिएटेड विथ रॉयल्टी अंडर शाहजहाँ। तो ये जो बिल्डिंग बनाए गए थे वो शाहजहाँ के जो द्वारा कंस्ट्रक्शन कराए गए थे तो उससे मिलते जुलते थे, ठीक है। उससे एक तरह से रॉयल्टी लिया गया था, उससे मतलब एक तरह से कॉपी पेस्ट किया गया था वहाँ पे। ये पिक्चर है, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फिगर है चैप्टर 5 में और चैप्टर 9। अब हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले इल्सवेयर देखते हैं, यानी कि इसी पीरियड, इसी समकालीन पीरियड में दुनिया के अन्य भाग में क्या चल रहा था, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा था। तो उस टाइम चल रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 में हुआ और 1794 तक ये चला। तो ये हुआ था बेसिकली यूरोप में और ये फ्रांस में हुआ था, यूरोप के एक कंट्री में। तो इन द वेरियस स्टेट सिस्टम ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी की बात है, वहाँ पे होता ये था कि कॉमन मैन डिड नॉट एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ देयर गवर्नमेंट। यानी कि जो आम आदमी था उसके सरकार में कोई भागीदारी होता ही नहीं था। जो सरकार चलता था उसमें आम आदमी की कोई सुनी नहीं जाती थी, सरकार अपने हिसाब से चलती थी। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी देशों के बारे में बात हो रहा है जो यूरोपीय कंट्री थे, दिस वॉज द सिचुएशन अंटिल द लेट 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक ये सिचुएशन वहाँ पे चल रहा था। इसी बीच में अमेरिका में 1776 से 81 के बीच में और फ्रेंच रिवॉल्यूशन 89 से लेकर के 94 के बीच में हुआ, जिसने सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस को जो कि एरिस्टोक्रेट के द्वारा इंजॉय किया जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि वहाँ पे समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास पावर था और वहीं पूरे समाज को डोमिनेट करते थे, पूरे समाज को अपने हिसाब से चलाते थे। तो वहाँ पे कुछ क्रांतियाँ हुई और उस क्रांतियों के बाद जो उनका सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेज था, यानी कि उनको एक तरह से समाज में और राजनीति में जो एक तरह से प्रिविलेज था उनका, वो खत्म हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बात है, द मिडिल क्लास पीजेंट्स एंड आर्टिसंस फॉट अगेंस्ट द स्पेशल राइट्स एंजॉयड बाय द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। तो वहाँ पे जो आम आदमी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो फ्रांस के लोग थे, जैसे मिडिल क्लास, जो पीजेंट थे यानी कि जो किसान वगैरह थे, जो आर्टिसंस थे, इन्होंने फाइट किया किसके विरुद्ध? क्लर्जी के विरुद्ध और नोबिलिटी के विरुद्ध। वहाँ पे सोसाइटी जो था वो 3 ग्रुप में बटा हुआ था। एक सबसे ऊपर होता था क्लर्जी, नोबिलिटी और फिर आम आदमी का ग्रुप। तो ऊपर वाले जो दो ग्रुप थे उनको बहुत ज़्यादा अधिकार था, वे लोग टैक्स भी नहीं देते थे। नीचे वाले जो गरीब थे वो टैक्स भी देते थे और उनको कोई अधिकार भी नहीं था। तो नीचे वाले लोगों ने क्या किया? ऊपर वालों के विरुद्ध क्रांति कर दिया। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, रेदर पीपल्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट। तो जो आम आदमी जिन्होंने क्रांति किया उनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति, उसको कोई भी प्रिविलेजेस, कोई भी अधिकार जो है समाज में, कोई भी मतलब जगह उसके बर्थ के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अगर अमीर के घर में पैदा हुआ है तो उसको पूरी ज़िंदगी जो है ऐसे ही मतलब रईसों की तरह ज़िंदगी काटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अगर मेरिट है, वो अगर एक दरबारी का बेटा है तो उसको दरबार में जगह मिले, राजा का बेटा है तभी राजा बने, ऐसा नहीं है। उसके अंदर अगर टैलेंट है तब बने, ये लोगों का डिमांड था। द फिलोसफर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सजेस्टेड दैट देयर बी इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो जो फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे उस जमाने के, जो लोगों को फिलोसफी टीच करते थे यानी कि बुकों के माध्यम से या जो भी बातों के माध्यम से, तो उनका ये मानना था कि समाज में क्या होना चाहिए? इक्वल लॉ, यानी कि सबके लिए इक्वल कानून होना चाहिए और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर राजा बनना है तो सबको मौका मिले राजा बनने का, जिसके अंदर मतलब मेरिट हो राजा बनने का उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये वहाँ के फिलोसफर का मानना था। दे ऑल्सो हेल्ड दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल हु मस्ट पॉजेस द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स अफेयर। तो वहीं लोगों को कुछ अधिकार मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बना रही है लोगों के हित में बनाए। ये सब बातें वहाँ के फिलोसफर्स का डिमांड था, आम आदमी का डिमांड था। मूवमेंट सच एज फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट्स इनटू सिटीजन्स। तो पहले क्या था? लोगों को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, बस एक होता है ना इंसान, लेकिन इंसानी कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में जो है वहीं ये जो 2 रिवॉल्यूशन हुए उसके बाद से लोगों को एक सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा, एक नागरिक की तरह, उस देश का एक नागरिक है, उसको सारे अधिकार मिलने चाहिए। ये सब बातें जो है इस क्रांति के बाद आई। द आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स टूक रूट इन इंडिया फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो हमारे यहाँ ये सब बातें, जो सिटीजनशिप या नेशन स्टेट और डेमोक्रेटिक राइट, ये सब बातें हमारे यहाँ 19th सेंचुरी के लेट में आई, यानी कि लगभग 1950 के आसपास में यहाँ पे आया, सॉरी 1850 के बाद आया। ये सब आइडियाज़ आए। हुआ कब? जब हम लोग आज़ाद हुए तब, उससे पहले हम लोगों के पास ये सब कुछ नहीं था। तो फाइनली सब कुछ समाप्त होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही कोई अगले सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।